साफ करना है, ये करना है। कल तो सुनते हैं कि रात को बड़ा जाम लगा था, सुबह तो जाम लगा था, परीक्षा निरस्त हुई उस वजह से, और शाम को लगन वाला जाम था। कल की परीक्षा निरस्त हो गई है, कई जगह तो कुछ लड़के जो है एक्सपायर कर गए जो है बस पकड़ने के चक्कर में। भाई जब पूरा जनता एक ही संग निकलेगी, अचानक जब होगा कि पेपर निरस्त, तो भाई वो लड़के हड़बड़ा जाते हैं जो परीक्षा देना है। हाँ करना क्या चाहिए भाई, एक बार की परीक्षा ले लिए हो तो भाई कायदे से, भाई परीक्षा जैसे हो रही है भाई, जहाँ हो गया बंद कर दियो, तो जहाँ चल रही है एक बार की परीक्षा ले ली हो। अरे भाई 1.5 घंटा खत्म हो गया था, 1 घंटे की बात थी। फिर इसके बाद जो है क्या कहते हैं कि जब पेपर खत्म हो गया होता है तो फिर इसके बाद धीरे से अनाउंस हो गया होता है व्हाट्सएप वगैरह पर हर जगह कि पेपर लेना है, पेपर लेना है, तो ऐसे ही जनता इधर उधर हो। अब वो अचानक जब लड़के छूटे तो फिर उसकी देखे जरा उस दिन तो तुम थे नहीं कि पूरा कर दिए। ये फंक्शन आपने पढ़ा है अभी तो ये जो है कंबाइंड क्वेश्चन सेकंड लास्ट हो गया है। देखिए जो है दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंट्रॉपी है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके पहले एक रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं, एंट्रॉपी है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। हाँ हो गया था ना, देख लो हुआ कि नहीं वो। अरे भाई उसके पहले कोई उस दिन नहीं था जब पढ़ाए थे तो नहीं तुम नहीं थे। अच्छा वीडियो से देख के पढ़े हो। अरे भाई इसके पहले की बात मैं पूछ रहा हूँ, 2 तरह का रिलेशन था इसमें, जरा देखे जी तुम तो थे ना उस दिन, देखे जरा 2 तरह का रिलेशन है। सो दैट एंट्रोपी प्रूव दैट एंट्रोपी, ठीक है। इसके एंट्रोपी है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब यही शुरू है, तो तुम्हारे में टेम्परेचर एंड प्रेशर कैसे दिखा रहा है, वॉल्यूम है। चलो तब ठीक है भाई, लिखिए जो है देखिए एक रिलेशन हम लोग जो है डिस्कस कर रहे हैं या करिए डिराइव करने जा रहे हैं, जो है कि एंट्रोपी है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यानी देखिए हम लोगों को करना क्या है, देखिए हम लोगों को एक रिलेशन डिराइव करना है जो चेंज इन एंट्रोपी का चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में रिलेशन होगा। ये हम लोगों को डिराइव, चेंज इन एंट्रोपी का चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में रिलेशन डिराइव करना, ठीक है। इसी रिलेशन को हम कहेंगे एंट्रोपी है ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अब इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम एक सिस्टम लेंगे और उस सिस्टम के लिए हम लोग कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं। देखिए जहाँ भी एंट्रोपी की बात होगी आप एक चीज समझ लीजिए, जो भी हम सिस्टम लेंगे वह रिवर्सिबल सिस्टम। देखिए एंट्रोपी दोनों की होती है, इरिवर्सिबल की भी रिवर्सिबल, लेकिन जो इरिवर्सिबल सिस्टम होता है उसकी एंट्रॉपी में हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। केवल अंतर यही है, जो रिवर्सिबल होगा हम उसमें आसानी से चेंज जो है मेजर कर लेते हैं। तो जो भी सिस्टम लेंगे हम रिवर्सिबल लेंगे, तो हमने रिवर्सिबल सिस्टम लिया है, उसके लिए जो है हम लोग फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स लिखेंगे, और जब दोनों को हम लोग कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके जो आता है उसको हम कहते हैं कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। और वो आता ये है, सीधे मैं उसी की बात कर रहा हूँ, आएगा TdS = dE + TdV, इक्वेशन नंबर 1। इसी को हम कहेंगे
कंबाइंड फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इतनी बात पिछले दिन हुई थी। अब देखिए आगे करना क्या है। देखिए हमको जो रिलेशन बताना है डेल्टा एस का डेल्टा वी और डेल्टा टी के टर्म में, तो इसमें इक्वेशन नंबर 1 में डेल्टा वी तो आ गया, लेकिन डेल्टा टी आपका एब्सेंट है। तो अब हमको सोचना है कि डेल्टा टी का टर्म कैसे आएगा। वैसे आप जानते हैं एनर्जी इज आल्सो प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जब एनर्जी तो डेल्टा ई डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन हम सीधे सीधे ऐसे लिखेंगे, हम डेल्टा ई का डेल्टा टी के टर्म में रिलेशन लाएंगे और उसको इक्वेशन नंबर 1 में रखें। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोगों ने लिखा है, कुछ नहीं लिखा है। हाँ, वी नो दैट। देखिए जैसे यहाँ कह रहे हैं कि सर इंट्रॉपी टेम्परेचर और वॉल्यूम की फंक्शन है, देखिए इन्होंने ये कहा है इंट्रॉपी ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। इसी तरह से अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें तो इंटरनल एनर्जी भी टेम्परेचर और वॉल्यूम की फंक्शन कैसे होगी। तो एक रिलेशन आप जानते हैं सर, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और दूसरा एक सिस्टम छोटा है दूसरा सिस्टम बड़ा है, एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी तो बड़ा वाले की, क्यों? क्योंकि उसकी साइज बड़ी है, वॉल्यूम बड़ा। तो यह जो कंडीशन एंट्रोपी की है, यही कंडीशन इंटरनल एनर्जी पर भी अप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम यहाँ पर लिखेंगे कि सर ई इज प्रोपोर्शनल, ई इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर कामा वॉल्यूम। इतना लिखा दिए थे कि नहीं? कुछ नहीं लिखा है। अच्छा, डिफरेंशिएशन भी हो गया है। चलिए, तो जो लोग ना लिखे हो यहाँ से लिखें, यहाँ से लिखें कि वी नो दैट, जगह छोड़ दीजिए उतना अंदाज लगाते। वी नो दैट ई ए फंक्शन ऑफ टी कामा भी, और जस्ट इसके नीचे लिखिए ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन। जब डिफरेंशियल करेंगे तो ई का डिफरेंशियल होगा डी, और इधर एक बार ई का डिफरेंशियल लिखेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम डी टी, प्लस ई का लिखेंगे वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट ई इंटू। जब डिफरेंशियल करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। इतना ही लिखवाए कि इससे आगे इतना ही। तो चलिए तब अब इसको इसके आगे बढ़ाते हैं। जब छूट जाता है तो चलिए देखिए हम करेंगे क्या जो है, यह जो रिलेशन लिखा हुआ है ये सी भी का रिलेशन, डेली अपॉन डेली कांस्टेंट भी इसको कहते हैं सी। तो ये हो गया सी भी इंटू डी टी, और इसके लिए कोई रिलेशन नहीं है। देखिए डेली अपॉन डेल भी है, टी रहता कब कर, तो ये जो ऐसे ही रहेगा, डेल ई अपॉन डेल भी कांस्टेंट टी इंटू डी। तो ये हो गया डी कर तो आपका लिख लीजिए इस लाइन को, और इसको कहिए इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हम करेंगे क्या बात सुनिए, हमने शुरू में ही आपको बताया था कि इक्वेशन नंबर 1 में जो डी है इसका मान हमको चाहिए, और वो भी किसके टर्म में, जो टेम्परेचर के टर्म में। देखिए डी का मान डी टी के टर्म में आ गया, इधर डी भी है, हमको रिलेशन टेम्परेचर और वॉल्यूम का ही, यानी अब हम इक्वेशन नंबर 2 डी का मान इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। लिखे जाए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ डी, substituting the value of dE
इन इक्वेशन वन, इन इक्वेशन वन, आइए इक्वेशन नंबर वन में मान रखते हैं टी डी एस इक्वल टू, डी के जगह लिखिए सी भी इंटू डी टी प्लस डेल ई डेल भी पूरा लिख लिया ना आप, प्लस पी इंटू, ठीक है, मान हमने रख दिया। अब हम अगली लाइन में चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल डी एस रहे, तो क्या करेंगे, डी टी से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम डी टी से डिवाइड करते हैं। जब डी टी से डिवाइड करेंगे तो यहाँ मिलेगा सी भी डी टी अपॉन टी प्लस, अब देखिए यहाँ भाग देंगे तो यहाँ भी मिलेगा 1/t, यहाँ भी मिलेगा 1/t, लेकिन इसमें देखिए डी भी ऑलरेडी कॉमन है, तो हम 1/t को भी कॉमन लेंगे और डी भी को भी कॉमन लेंगे। ठीक है, उतारिए इतना। देखिए यहाँ जो हमको इक्वेशन मिला, इक्वेशन नंबर वन की मदद से जो रिलेशन मिला है हमको डीएस के टर्म में मिला है, ठीक है। चलिए अब देखिए जो है यहाँ पर जो कंडीशन दिया है कि एंट्रॉपी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। अभी हमने यूज नहीं किया है, देख लीजिए आप, इंटरनल एनर्जी को यूज किया था, ठीक है। तो लिखिए जरा, एंट्रोपी इज आल्सो ए स्टेट फंक्शन, entropy is also a state function, state function, also a state function, so yes is a function of t comma v, yes is a function of t comma v। इसके नीचे लिखिए ऑन डिफरेंशिएशन, ऑन डिफरेंशिएशन, चलिए डिफरेंशियल करेंगे तो यस का डिफरेंशियल क्या होगा, ds, और इधर भी यस का ही लिखना है। एक बार टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में लिखेंगे वॉल्यूम कांस्टेंट dt प्लस वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में लिखेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट इनटू dV, इक्वेशन नंबर 4। चलिए बात सुनिए, देखिए डीएस से संबंधित दो इक्वेशन आपको मिल गए, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, और दोनों को हमने दो तरीके से लाया है। अब हम ये कहना चाहते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और 4 दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में सेम है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में सेम हो, या दूसरा हम इसको ये कहेंगे कि देखिए जो है ये जो राइट हैंड साइड में जो dt या dv का कोफिशिएंट है वो आपस में सेम हो, या तो कहिए कि वो सेम होगा, या दूसरा ये भी कहिए कि सर या तो ये dt या dv के जो कोफिशिएंट है वो आपस में सेम है। देखिए यहाँ dt का कोफिशिएंट ये है, यहाँ भी dt का कोफिशिएंट है, यहाँ भी dv का कोई, इसीलिए हमने ब्रैकेट में करके लिखा उसको कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो लिखिए ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4, on comparing the coefficients of, ऐसे कर दीजिए, on comparing the coefficients of dt
and dv of equation 3 and 4 dt and dv of equation 3 and 4 of equation 3 and 4 we get आइए कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। पहले इक्वेशन नंबर 4 में dt का कोफिशिएंट देखिए क्या है। इक्वेशन नंबर 4 में dt का कोफिशिएंट क्या है? ये देखिए है डेल s अपॉन डेल t कांस्टेंट v। ये देखिए यहाँ पर है dt का और यहाँ पर dt का कोफिशिएंट क्या है? cv अपॉन t। देखिए ठीक है ना, दोनों बराबर हो गया जो है। देखिए इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिखेंगे 1/t को हमने बाहर कर दिया और देखिए अभी हमने cv किसको लिखा था, ये देखिए यहाँ पे कंपेयर की डेल e अपॉन डेल t को कहा था cv, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल e अपॉन डेल t इक्वेशन नंबर 5। अब इसी तरह से आइए दूसरे कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। अब dv का कोफिशिएंट देखिए क्या है? डेल s वन बाई टी डेल e अपॉन डेल v कांस्टेंट t प्लस p, और ये हो गया इक्वेशन नंबर 6। दोनों के कोफिशिएंट को हमने बराबर किया। ये जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 आया है, दोनों को भेद के इंपॉर्टेंट इक्वेशन के यहाँ तक अक्सर 4.5 नंबर में पूछा हुआ है आपको डिराइव करने के लिए। ये सीधे रिलेशन ही देके पूछता है कि प्रूव कीजिए। इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों को 4.5 नंबर में प्रूव करने के लिए पूछा जाता है। इसे सीधे रिलेशन दे देता है कि आप इसको प्रूव करिए। चलिए अब बात एक चीज करते हैं जो है, आप कह सकते हैं कि सर आप तो कह दे कि हमको रिलेशन बताना है चेंज इन एंट्रोपी का, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन वॉल्यूम के टर्म में, और वह इक्वेशन 4 में आ चुका है। देखिए ds dt dv की सर ये तो रिलेशन यही आ गया, आप उधर क्या एक्सरसाइज कर रहे हैं? हमको जो रिलेशन लाना है उसमें ये पार्शियल डिफरेंशियल के टर्म नहीं होने चाहिए। पार्शियल डिफरेंशियल के टर्म वहां पर कुछ कांस्टेंट टाइप का टर्म होना चाहिए। तो अब देखिए अगर आप पहले वाले पार्शियल डिफरेंशियल को देखें तो वो इक्वेशन नंबर 5 में आ चुका है। देखिए और उसकी वैल्यू क्या है? cv अपॉन t। कांस्टेंट टेम्परेचर पर cv की वैल्यू फिक्स होगी और चूंकि प्रोसेस रिवर्सिबल है तो टेम्परेचर भी फिक्स है, तो cv अपॉन t आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वह cv बाई t आपका कांस्टेंट। तो आप ये भी कर सकते हैं कि चलिए ठीक है, तो इसका मान तो आ गया है वहां पर। इसी तरह से इसका भी मान हमको कांस्टेंट के टर्म में चाहिए जो इक्वेशन नंबर 6 में है। इक्वेशन नंबर 6 में जो टर्म है वह भी पार्शियल डिफरेंशियल के टर्म में है। उसको अब सोचना है कि वो कांस्टेंट के टर्म में कैसे आए। अब हमको केवल यही काम करना है कि जो इक्वेशन नंबर 6 का जो राइट हैंड साइड है वो कांस्टेंट के बराबर कैसे आएगा, यही हमको सोचना है।
जैसे आ जाएगा हम इक्वेशन नंबर 4 में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 5 से सी बी पार्ट डी और जो इसका मान आएगा वही मेरा रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यही अब हम आपको करना है आगे। अब यह है कि इसको कैसे करेंगे ये बात सोचना है। बात तो तय हो गया कि सर इक्वेशन नंबर 6 का जो राइट हैंड साइड है उसी का वैल्यू हमको कांस्टेंट करना है। ये सोचना है कि ये कैसे करना है। देखिए जो है हमने यहाँ पर लिखा है कि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है और ये टेम्परेचर और वॉल्यूम पर डिपेंड करती है। देखिए स्टेट फंक्शन वह फंक्शन होता है जो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। तो देखिए यह एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है, तो अब एंट्रोपी के ऊपर हम दो तरह की कंडीशन लगा रहे हैं, आप बात समझिए। फिर अभी हम इसको मिटा देंगे, टेम्परेचर वॉल्यूम, वॉल्यूम टेम्परेचर। देखिए कंडीशन हमने बदल दी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि एंट्रोपी के ऊपर पहले वॉल्यूम अप्लाई करेंगे फिर टेम्परेचर। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि पहले टेम्परेचर बाद में वॉल्यूम। चूंकि स्टेट फंक्शन है इसलिए आर्डर बदलने पर चेंज में कोई अंतर नहीं आएगा। अब यह है कि इसको हम लिखेंगे कैसे, इस बात को हम लिखेंगे कैसे। तो देखिए कंडीशन है कि पहले हमको वॉल्यूम अप्लाई करना है, यानी देखिए एंट्रोपी पर हमने वॉल्यूम को अप्लाई कर दिया। देखिए डेल्टा क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर। अब इस कंडीशन पर हम वॉल्यूम अप्लाई करेंगे, इस कंडीशन पर। तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे फिर डिफरेंट किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, v के रिस्पेक्ट में हो गया, t के रिस्पेक्ट में क्या कांस्टेंट होगा, 1। ये देखिए दो बार हमने कर दिया। फिर इसी तरह से अगर इधर देखा जाए तो इधर देखिए एंट्रोपी पर हमने अप्लाई किया टेम्परेचर, क्या कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम। फिर उसके ऊपर अप्लाई क्या करेंगे जो है वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर। इस दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन। और इसको अगर लिखना चाहे तो हम इस तरह से लिखेंगे, डेल स्क्वायर एस डेल टी डेल वी इक्वल टू डेल स्क्वायर एस डेल टी सॉरी डेल वी डेल टी। इस तरह से हम इसको लिखेंगे। देखिए यह रिलेशन ये बता रहा है कि सर यह जो इक्वेशन नंबर 5 और 6 आया है इसका अभी एक बार और आप डिफरेंशियल कर सकते हैं, एक बार डिफरेंशियल और कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ये बता रहा है कि सर एंट्रोपी को किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, टेम्परेचर, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो एक बार और हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में करेंगे, टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट होगा। इक्वेशन नंबर 6 क्या कह रहा है, सर एंट्रोपी को किसके रिस्पेक्ट में किया गया है, वॉल्यूम, क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर। तो अब दोबारा हम टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करें और जब वो दोनों डबल डिफरेंशियल आएंगे उनका मान आपस में सेम होगा, जो ये कंडीशन हमने बताया है इसकी मदद। अब बस वहां से हमको तुरंत रिलेशन है। तो आगे बस हमको यही काम करना है, इक्वेशन नंबर 5 और 6 दोनों का एक एक बार और पार्शियल डिफरेंशियल करना है, ठीक है ना। चलिए तब करते हैं, पहले इक्वेशन नंबर 5 का करते हैं। देखिए जिसके रिस्पेक्ट में हो चुका है उसके अलावा करें। देखिए इक्वेशन नंबर 5 किसके रिस्पेक्ट में है, टेम्परेचर के, क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम। तो अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, वॉल्यूम के, क्या कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर। तो चलिए काम शुरू करते हैं, लिखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 5, differentiating equation 5 with respect to v, with respect to v at constant t, at constant t। आइए डिफरेंशियल करते हैं, v के रिस्पेक्ट में करना है। तो देखिए इतना हम अपने मन से लिखेंगे, डेल अपॉन डेल वी, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में करना है। पूरा फंक्शन इसमें लिखिए, डेल एस डेल टी कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमने कर दी, v के रिस्पेक्ट में कर दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। इतना उतारिए, अब राइट हैंड साइड को भी लिखिए,
आइए अब राइट हैंड साइड को लिखते हैं v के रिस्पेक्ट में। तो देखिए डेल अपॉन डेल v, v के रिस्पेक्ट में किसको करना है 1/t को। ये देखिए हमने लिख दिया 1/t और इसमें लिख दिया डेल e डेल t कांस्टेंट v और इसके साथ क्या कांस्टेंट होगा t। ठीक है ना? चलिए अब आइए देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में क्या मिलेगा। लेफ्ट हैंड साइड में हमको यहाँ मिलेगा सीधे सीधे मल्टीप्लाई कीजिए डेल स्क्वायर यस डेल v डेल t। ये vt को छोड़ दीजिए, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ समझिए ये डिफरेंशियल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है v के रिस्पेक्ट में और यहाँ t कांस्टेंट है। 1/t को आप डिफरेंशियल से बाहर कीजिए। अब डिफरेंशियल किसका करेंगे डेल e डेल t कांस्टेंट v का। किस कंडीशन में कांस्टेंट t पर 1/t आपका बाहर हो गया क्योंकि t कांस्टेंट था। तो जो शेष बचा उसका डिफरेंशियल करिए। केवल 1/t को बाद शेष वैसे ही रखना है। अब अगली लाइन सुनिए, देखिए मैं मिटा कर लिखूंगा, मैं समझा दूंगा कि लिखूंगा क्या। देखिए 1/t जैसे रहेगा। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे सीधे सीधे, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर जी अपॉन डेल v डेल t। ठीक है, तो मैं मिटा के लिख रहा हूँ, आप दूसरी लाइन लिखेंगे। यानी ये आपका होगा डेल स्क्वायर e डिवाइडेड बाय डेल v डेल t। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। तो हमने कहा था कि एक बार और डिफरेंशियल करेंगे, एक बार हमने डिफरेंशियल कर दिया, ये हमको रिजल्ट आ गया। देखिए आधा काम मेरा हो गया क्योंकि 5 का करना था, 5 का कर दिया एक बार डिफरेंशियल। अब यही काम हमको किसके साथ करना है इक्वेशन नंबर 6। बस हमारा रिजल्ट आने ही वाला है। चलिए अब इक्वेशन नंबर 6 का एक बार डिफरेंशियल करते हैं। देखिए डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 6 with respect to t add constant v आइए अब इक्वेशन नंबर जो है क्या करते हैं कि हम जो है 6 का डिफरेंशियल करते हैं किसके रिस्पेक्ट में v के साइन t के। तो देखिए इतना अपने मन से लिखेंगे डेल अपॉन डेल t, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में होना है। अब फंक्शन लिखे तो पूरा लिखा हुआ है डेल s डेल v कांस्टेंट t और होल का कांस्टेंट हो गया। चलिए अब आगे देखिए, आगे लिखते हैं। आप भी हमारे साथ लिख सकते हैं क्योंकि मैं नियम बता दिया हूँ कि क्या करना। देखिए ऐसे लिख लीजिए डेल अपॉन डेल t। चलिए अब इसके बाद उसको लिखना है, पूरा पोर्शन लिखना है। तो देखिए अब थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं। यहाँ एक मैं मधुला कोष्टक लगाऊंगा। चलिए 1/t थोड़ा हमको लिख लेने दीजिए, इसके बाद मैं
अपॉन डेल भी कांस्टेंट टी प्लस पी। अब ये मॉड्यूला कोष्टक बंद और फिर यहाँ पर मैं लगाऊंगा कांस्टेंट भी। देखिए जरा तो लग रहा है ठीक हो गया। 1/t डेल भी कांस्टेंट। अब उतारिए, केवल कोष्टक हमने बंद किया, बदला है क्योंकि लास्ट में हमको बड़ा वाला कोष्टक लगाना था। आगे बढ़ावे। चलिए बात सुनिए। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा ये तो आप समझ रहे होंगे। सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। डेल स्क्वायर यस डेल टी डेल भी। ये टीवी को छोड़ दीजिए, उधर से कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड आ गया जो है, ठीक है। उतारते चलिए उतारते चलिए। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं करना है, केवल गुणा कर देना है। ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे। अब बात सुनिए जो है, हम इधर क्या करेंगे। इधर देखिए 1/t का इसमें भी गुणा है, p में भी गुणा है, दोनों में उसका गुणा है। दोनों में गुणा करके दोनों टर्म को अलग अलग लिखेंगे। तो पहले हम लिख रहे हैं, देख लीजिए, ये हो गया डेल अपॉन डेल टी। अब 1/t को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/t इंटू डेल ई अपॉन डेल भी कांस्टेंट टी और पूरा पर कांस्टेंट आपका भी है। देखिए एक पोर्शन को हमने मल्टीप्लाई करके अलग कर दिया। अब दूसरा को भी आप मल्टीप्लाई कीजिए तो ये देखिए इसका भी टी के रिस्पेक्ट में होना है तो 1/t इंटू पी, ठीक है, और होल का कांस्टेंट हो गया। इस तरह से हम मल्टीप्लाई करके अलग अलग लिखें। उतारिए, दोनों को मल्टीप्लाई करिए, अलग अलग लिखिए। हो गया इतना। थोड़ा क्या नाम है तुम्हारा? थोड़ा सूटर वूटर पहन के ये जो है। हाँ तो इधर से ना काम चलिए, सूटरों पहनी है, ये नहीं ठंडा मार देगा। और दीवार के पास चढ़ के बैठे भी हैं, लग रहा है कहाँ पर। चलिए सुनिए जो है, सुनिए अब आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए अब इसमें दो फंक्शन है, एक 1/t है, दूसरा ये है। अब इसका दो पार्शियल डिफरेंशियल है। हाँ दो, एक तो देखिए पहली बार हम 1/t को कांस्टेंट करेंगे। देखिए 1/t को कांस्टेंट किया तो किसका डिफरेंशियल करेंगे, इसका करेंगे t के रिस्पेक्ट में। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, पहले आप देखिए। t के रिस्पेक्ट में किसका करेंगे, डेल ई अपॉन डेल भी कांस्टेंट टी और भी। देखिए अभी आधा काम मेरा हुआ। अब जो है अब इसको हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी देखिए डेल ई अपॉन डेल भी कांस्टेंट टी, इसको मैं कांस्टेंट मानूंगा। अब 1/t का करेंगे तो देखिए डेल अपॉन डेल टी 1/t। अब क्या कांस्टेंट होगा, उतारिए। अभी आधा काम हुआ, उतार लीजिए तो अभी आधा और लिखेंगे, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। आगे बढ़ावे। चलिए देखिए जो आगे वाला टर्म है इसमें भी दो फंक्शन है, एक 1/t है, दूसरा p है। पहले एक को कांस्टेंट करेंगे, दूसरे को करेंगे। तो देखिए 1/t को प्लस करके हम 1/t को कांस्टेंट करेंगे। तो 1/t को कांस्टेंट करेंगे
तो किसका डिफरेंशियल करेंगे, पी का, टी के रिस्पेक्ट में, तो हमको क्या मिलेगा, ये मिल गया, भी कांस्टेंट हो गया। ठीक है, अब किसको कांस्टेंट करेंगे, पी को, और डिफरेंशियल जो है टी के रिस्पेक्ट में किसका करेंगे, 1/t का, क्या होगा, कांस्टेंट। अब जाके मेरा कंप्लीट हुआ। अब जाके इतने पर ये कंप्लीट हुआ है। तो 4 डिफरेंशियल आपको लिखने। चलिए अब आइए, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ाए, चलिए अब यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया 1/t, और इसको सीधे सीधे गुणा कीजिए, डेल स्क्वायर ई डेल टी डेल भी, पहला टर्म हो गया है, टीवी को छोड़ दीजिए। सेकंड वाले में आइए, डेल ई डेल भी कांस्टेंट टी, और यहाँ पर हो गया माइनस 1/t², उसका डिफरेंशियल आएगा माइनस 1/t²। अभी मैं अलग से करके आपको दिखा देता हूँ। ये इसका मान हमने लिखा है, प्लस अब आगे बढ़िए, 1/t डेल बी डेल टी कांस्टेंट भी, और आगे बढ़िए प्लस बी, और फिर यहाँ पर लिखिए माइनस 1/t²। अब जाके कंप्लीट हुआ है। इतना उतार लीजिए तो समझाते हैं कि ये माइनस 1/t² कहाँ से लिख दे रहे हैं। वैसे आप लोग कुछ लोग समझ भी गए होंगे। अब आने ही वाला है, जल्दी आ जाएगा, केवल अब हल कर देना है, लगभग हम लोग लास्ट स्टेज में हैं। उतर लिए इतना। चलिए अब देखिए, एक बात हमको समझाना है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये देखिए डेल 1/t dt कांस्टेंट भी, इसका मान माइनस 1/t² कैसे आ रहा है, लिख दे, ये समझाना है। यानी इसका हमको पार्शियल डिफरेंशियल करना है। तो देखिए 1/t को हम इस तरह से लिख सकते हैं, t⁻⁻1 डिवाइडेड बाई dt। ठीक है, और देखिए एक आप छोटा सा फार्मूला जाके यहाँ मैं लिख देता हूँ, x⁴n का अगर ये डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होता है, फार्मूला ये होता है n x⁴n-1, एक फार्मूला है ना। इसी फार्मूला पर हम इसको सेट करने जा रहे हैं। फार्मूला कहता है कि सर पावर साइड में आएगा, तो पावर -1 साइड में आ गया, इंटू आप t लिखिए, और फिर पावर में से एक और घटाइए, तो ये हो गया माइनस, और ये हो गया t⁻⁻2, और इसी को मैं लिख रहा हूँ -1/t²। तो वो जहाँ भी आएगा 1/t का t के रिस्पेक्ट में, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी -1/t²। इसीलिए दो जगह आया था, दोनों जगह हमने मान रख दिया -1/t²। ठीक है, अब चलिए, अब इसको हम थोड़ा ऊपर का मिटा के और लिखते हैं यहाँ पर लाके। ये तो सब आप यहाँ तक उतार ही लिए हैं। अब देखिए, अब हमको सीधे सीधे करना ये है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, और ये ऐसे पहला टर्म ऐसे ही रहेगा। आप भी हमारे साथ उतारते चलिए, डेल स्क्वायर ई डेल टी डेल बी, इसमें कुछ समझना नहीं, इसमें इसको गुणा करेंगे, जब गुणा करेंगे तो माइनस साइड में आ गया 1/t², और डेल ई अपॉन डेल भी कांस्टेंट टी, और फिर यहाँ पर आएगा प्लस 1/t डेल टी कांस्टेंट भी, और लास्ट में आपको मिलेगा -p/t²। देखिए यही
नंबर 8 कह दो भाई। क्वेश्चन नंबर 8 भले न लिखे हैं, कह न रहे हैं कैसे। चलिए अब इसके बाद सोचिए। अभी क्वेश्चन नंबर 7 8 दोनों आपकी कॉपी में है और दोनों का लेफ्ट हैंड साइड देख के बताइए क्या रिलेशन है। 7 8 आप अपने कॉपी में देखिए, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड का आपस में क्या रिलेशन होगा, इक्वल होगा। अभी हमने एक बार वो इंट्रॉपी को ले लेके समझाया था। तो जब दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा तो राइट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है ना, हमको यही कहना है। लिखे जाए सिंस ऐसे लिखेंगे ds सिंस ds इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल so हम कहेंगे डेल स्क्वायर यस डेल v डेल t इक्वल टू डेल स्क्वायर यस डेल t डेल v। क्योंकि एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है इसलिए हम इसको कर रहे हैं। ठीक है, चलिए लिखिए देन फ्रॉम इक्वेशन 7 and 8 we get then from equation 7 and 8 we get अब देखिए इक्वेशन 7 8 से क्या मिलेगा, दोनों का राइट हैंड साइड भी आपस में सेम होगा। तो देखिए अब हम यहाँ पर राइट हैंड साइड लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर 7 का। ये इक्वेशन नंबर 7 है, इसका राइट हैंड साइड हो गया 1/t इंटू डेल स्क्वायर e अपॉन डेल v डेल t। ये इसका राइट हैंड हो गया और 8 का राइट हैंड साइड लिखा हुआ। उतारिए 7 का हमने लिख दिया, 8 का वैसे ही लिखा हुआ है, उसको हमने छोड़ रखा है। दोनों का राइट हैंड साइड हो गया। कहाँ उतार रहे हो, ये लाइन उतारना है, ये लाइन क्वेश्चन नंबर 7 का लिखिए, ये लाइन से मेरा लिखा हुआ है, आपको नई लाइन बनाना है। हाँ तो हो जाएगा, तो पहले लिखा था इसीलिए तो उसको बराबर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए जो है ये जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड के पहला टर्म सेकंड से। ठीक है, इसको कैंसिल करिए। और इसके बाद देखिए ये वाला जो टर्म है, केवल ये टर्म, इसको आप जो है लाइए लेफ्ट में, इन दोनों को राइट में ही रहने दीजिए। तो ये होगा 1/t स्क्वायर डेल ई डेल v कांस्टेंट t इक्वल टू 1/t डेल v डेल t कांस्टेंट v माइनस p/t स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब आइए हम चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में केवल ये रहे, डेल ई डेल v कांस्टेंट t। 1/t स्क्वायर से डिवाइड कीजिए, t स्क्वायर ऊपर t नीचे, डेल p डेल t कांस्टेंट v माइनस p/t स्क्वायर, ये t स्क्वायर ऊपर हो गया, 1 इसका नीचे हो गया, t से स्क्वायर कैंसिल, t स्क्वायर से t कैंसिल, तो आपको मिलेगा t डेल p डेल t कांस्टेंट v माइनस p डेल e डेल v कांस्टेंट t। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 9।
हो गया इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, चलिए अब बात सुनिए। जो इक्वेशन नंबर 9 में ये जो पार्शियल डिफरेंशियल आया है, ये जो पार्शियल डिफरेंशियल है डेल पी डेल टी कांस्टेंट भी, इसको हम मानेंगे अल्फा बाई बीटा। इसको हम एक कांस्टेंट मानेंगे अल्फा बाई बीटा। लिखे जरा then equation 9 can be written as, then equation 9 can be written as, ये हो जाएगा डेल ई अपॉन डेल बी कांस्टेंट बी इक्वल टू टी इंटू अल्फा बाई बीटा माइनस टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 10। इक्वेशन नंबर 10, ठीक है ना। ये हो गया इक्वेशन नंबर। चलिए बात अब दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। हम लोग चाहते क्या है जो है, देखिए हम चाहते ये हैं, देखिए हमने शुरू में बताया था कि इस डिफरेंशियल का मान कांस्टेंट के टर्म में आ जाए, जो इक्वेशन नंबर 5 में आया हुआ है। इसका भी मान कांस्टेंट के टर्म में आ जाए, जो इक्वेशन नंबर 6 में लिखा हुआ है। दिक्कत ये है कि इक्वेशन नंबर 6 में पार्शियल डिफरेंशियल लिखा हुआ है। देखिए उसी पार्शियल डिफरेंशियल का मान मैं खोज रहा था। देखिए इक्वेशन नंबर 6 में लाइए राइट हैंड साइड में, इसका मान हम ले चल के इक्वेशन नंबर 6 में रख देंगे। अब हमको मान कांस्टेंट के टर्म में देखिए जरा। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ कितना उठाइए, केवल इतना, डेल ई डेल भी कांस्टेंट टी in equation 6, del E del V constant T in equation 6 we get, आइए मान रखते हैं del S del V constant T, उसमें रखना है। ये 1/t हो गया। अब यहाँ पूरा मान रखिए t इंटू अल्फा बाई बीटा माइनस टी और प्लस टी, टी से टी कैंसिल और ये टी से आपका टी कैंसिल, यानी डेल एस डेल बी कांस्टेंट टी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा। ये हो गया इक्वेशन नंबर 11। देखिए इसका भी मान आ गया है अल्फा बाई बीटा के टर्म में। अब देखिए अब इक्वेशन नंबर 5 से और 11 से ये दोनों मान इक्वेशन नंबर 4 में रख लीजिए। यही हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन होगा जो है। लिखे जरा, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ये उतारिए इतना पोर्शन, डेल एस डेल बी डेल टी कांस्टेंट बी, ये पोर्शन उतारिए। पुटिंग द वैल्यू ऑफ del S del T constant V and del S del V constant T from equation 5 and 11, from equation 5 and 11 in equation 4 we get ds equal to cv divided by t into dt और प्लस अल्फा बाई बीटा इंटू डी। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है जो हम लोग डिराइव कर रहे थे इक्वेशन में। आप इसको थोड़ा घर पर पढ़िएगा, अगर कोई दिक्कत होगी तो कल पूछिएगा, क्योंकि एक हूबहू इसी तरह का रिलेशन एक और हमको कल डिराइव करना, पढ़े रहेंगे तो आसानी रहेगी। देखिए रिलेशन आ गया जो हमने कहा था डेल्टा एस का डी टी और डी बी के टर्म में कांस्टेंट के, यही हमको डिराइव करना।